हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग पाथ में। मेरा नाम है कौशल और आज मैं जो HPSC लेक्चरर ग्रुप बी की पोस्ट थी उसके बारे में कुछ न्यूज़ लेके आया हूँ। पूरा एक एनालिसिस है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और 3 लिस्ट जो निकली है एग्रीकल्चर, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी की और बेसिकली आपकी एक और निकली है जो उसमें क्या है कि इनके बेसिस पे अपन क्या देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, वो इस बारे में अपन बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपको ऐसे ही वीडियो आगे चाहिए फ्यूचर के अंदर और किसी भी वैकेंसीज के रिगार्डिंग। चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जैसे पहला तो आपका लेक्चर ग्रुप बी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करता हूं मैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप बी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 8 स्टूडेंट का एप्लीकेशन था, जिसमें से शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट जो हैं वो 3 है। मतलब कि 50% स्टूडेंट भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं। दूसरी मैं वैकेंसी की बात करूं तो या दूसरी ब्रांच की अगर हम बात करें तो वो थी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के अंदर। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के अंदर अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट देखें तो 6 अप्लाई हुए थे, जिसमें से शॉर्ट लिस्ट एक ही स्टूडेंट हुआ। मतलब कि जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज्यादा कम सक्सेस रेट है। 6 में से मतलब एक स्टूडेंट जो है वो बेसिकली आपका शॉर्ट लिस्ट हुआ है। दूसरा मैं यहाँ पे बात करूं तो आपकी फाइनली जो है थर्ड लिस्ट प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, तो एग्रीकल्चर, प्लास्टिक एंड टेक्सटाइल के अंदर ही लिस्ट आई थी। प्लास्टिक की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था और यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट सिर्फ एक स्टूडेंट हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं स्टूडेंट्स के, जो भी एप्लीकेंट्स थे, जो भी जिन्होंने लेक्चर की पोस्ट के लिए अपना फॉर्म एप्लीकेशन किया है, बहुत सारे सवाल हैं। इन ब्रांचेस को लेके भी बहुत सारे सवाल है कि कम स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, इसलिए ऐसे शॉर्टलिस्टिंग हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो चलो एक इस बारे में बात करते हैं। अगर मेरा ओपिनियन आपको सही लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार आप। चलिए देखो, मैंने कुछ कॉमन रीज़न निकाले हैं इसके रिजेक्शन के। तीनों लिस्ट को मैंने पढ़ा है और इनके कॉमन रीज़न निकालें कि रिजेक्शन के कॉमन रीज़न यहाँ पे क्या रहे हैं। देखो, कॉमन रीज़न ये कुछ रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा है एमटेक स्पेशलाइजेशन का। एमटेक स्पेशलाइजेशन का सबसे बड़ा रीजन रहा है रिजेक्शन के अंदर। तो जैसे कि टेक्सटाइल प्रोसेसिंग थी, तो अगर किसी के टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में है या किसी की टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में है, उसका रिजेक्ट कर दिया गया है फॉर्म। यहाँ पे नोटिफिकेशन में अगर टेक्सटाइल प्रोसेसिंग लिखा गया है तो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में ही बीटेक होना चाहिए, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में ही एमटेक होना चाहिए। किसी का बीटेक टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में है और उसका एमटेक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में है, वो भी डिस्क्वालीफाई माना जा रहा है एज पर द एचपीएससी। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन इस कैटेगरी में फॉल हुए हैं। दूसरा है बीटेक परसेंटेज ऑफ मार्क्स का। तो मतलब परसेंटेज ऑफ मार्क्स का था यहाँ पे कि या तो फिर आपके फर्स्ट क्लास नहीं है, दोनों में ही एक ये रीजन था। और तीसरा था परसेंटेज फॉर्मूला का। सब कुछ सही है बट परसेंटेज फॉर्मूला आपने यहाँ पे अपलोड नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि उनके पास में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है जिसमें ये देखा जा सके कि आपकी इतनी परसेंटेज है, तो इसके बेसिस पे उन्होंने फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है डियर एप्लीकेंट्स कि जो भी नोटिफिकेशन में एसेंशियल क्वालिफिकेशन थे, डिटो टू द पॉइंट आपकी वही होनी चाहिए। उससे एक वर्ड भी ऊपर नीचे हुआ तो उन्होंने रिजेक्शन की लिस्ट में उसको डाल दिया गया है। तो यहाँ पे बेशक से फॉर्म ज्यादा आए या कम आए, इन छोटी छोटी ब्रांचेस हैं ये, इनमें भी छोटे छोटे वर्ड्स को लेके जो है फॉर्म बाहर किए गए हैं। तो ये मान लीजिए कि आप कितनी भी बड़ी ब्रांच से, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, किसी से भी हो, अगर आपकी ब्रांच में, अगर आपके स्पेशलाइजेशन में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे है तो आप रिजेक्ट होने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी ब्रांच में 1000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो मुझे लगता है कि 700 से 800 स्टूडेंट इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे इसी को लेके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट है ना, जैसे कि आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं। मैंने खुद ने एमटेक किया हुआ है एनआईटी से और मुझे खुद अपनी ब्रांच का पता है, बाकी सब ब्रांच का पता है। मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस और सॉरी मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एमटेक में स्पेशलाइजेशन होती है, जर्नल नहीं होती। जैसे कि अगर मैं मानूं मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल की सब ब्रांचेस ज्यादा है बजाय कि जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक करने वाले लोग हैं। जैसे मैंने जो अपना मास्टर्स एमटेक है मैंने एनआईटी से किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, तो मेरा केमिकल इंजीनियरिंग में था, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लास्टिक में थे, रबड़ में थे और बहुत सारी स्पेशलाइजेशन के अंदर थे, पॉलीमर में थे।
तो एमटेक की स्पेशलाइजेशन करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर ज्यादा है बजाय कि उसी नाम से अपनी मास्टर्स करने वाले लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रिजेक्ट होने वाले हैं, आप ये मान लीजिए। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, वो बाकी तो जब लिस्ट आएगी तब देखते हैं बाकी ब्रांचेस का क्या है। और होपफुली शायद नेक्स्ट वीक में लगभग जो भी कुछ ब्रांचेस बची हैं, एक दो ब्रांच का तो एटलीस्ट आ ही जाएगा आने वाले आपके नेक्स्ट वीक में आपका, ठीक है। और जैसे कि 15 को इन स्टूडेंट्स को बुलाया है, इन एप्लीकेंट्स को बुलाया 15 तारीख को, उसके बाद में होली वगैरह के वैकेशंस रहेंगे आपके, तो उसके बाद में आपका मार्च के लास्ट एंडिंग में इंटरव्यू पड़ने वाला है। तो इसलिए थोड़ा हो सकता है कि अपकमिंग वीक में एक या दो ही ब्रांचेस का आए। चलो अब मैं यहाँ पे बात करूंगा जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो बाकी ब्रांचेस वालों स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है, वो क्या है कि व्हाट अबाउट द अदर ब्रांचेस, बाकी जो ब्रांचेस बच गई हैं उनका क्या क्या एग्जाम होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो मेरा एनालिसिस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मोस्ट ऑफ द फॉर्म 80% फॉर्म तो रिजेक्ट होने वाले हैं ड्यू टू द एमटेक स्पेशलाइजेशन। सबसे बड़ी बात, कुछ आपके अगर मैं 80% को भी मैं ब्रेक डाउन करूं तो मुझे लगता है कि 60% स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाएंगे एमटेक स्पेशलाइजेशन में। 10 से 20% जो स्टूडेंट है वो डॉक्यूमेंट की वजह से बेसिकली आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। 20% का ही आगे नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है। देखो मुझे लगता है कि इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। अगर मैं पीछे की हिस्ट्री की बात करूं तो फॉर श्योर इसके अंदर एग्जाम हुआ था, और वहां पे जो पिछली बार इसका काफी साल पहले आई थी ये वैकेंसी, और टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी थी लेक्चरर की, इंटरव्यू नहीं उससे पहले एग्जाम हुआ था, रिटन एग्जाम हुआ था फिर इंटरव्यू हुआ था। बट अब की बार भी मुझे वही लग रहा था कि एग्जाम होगा और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। अब ये लिस्ट आने के बाद में मेरा एनालिसिस, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि एक तो ये सेम फॉर्मूला अपनाने वाले हैं रिक्रूटमेंट का। अगर इन 3 ब्रांचेस में इन्होंने अगर शॉर्टलिस्ट किए बेस्ड ऑन देयर डॉक्यूमेंट्स दे अपलोडेड, तो मुझे लगता है कि बाकी ब्रांचेस में भी पैटर्न यही होगा, क्योंकि इन्होंने करेक्शन विंडो डाली थी, इन्होंने दोबारा विंडो दी थी डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करने की। उससे पहले तो जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थे इनके पास में आ चुके थे, उसके बाद में इनको पता लग चुका था कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो एनरोल कर चुके हैं। अगर इनको रिटन एग्जाम रखना होता तो ये डॉक्यूमेंट्स पे इतना फोकस नहीं करते, सबसे पहले रिटन टेस्ट लेते, उसके बाद में इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो स्टूडेंट्स निकाल दिए जाते। मेक सेंस और नॉट? सो डॉक्यूमेंट पे और परसेंटेज पे मेनली इतना फोकस किया गया, स्पेशलाइजेशन पे इतना फोकस किया गया, हर एक डॉक्यूमेंट का इन्होंने डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगा है, इसका मतलब बच्चे यहां से शॉर्टलिस्ट होंगे। तो मुझे लगता है रिटन एग्जाम जहां पे भी रखा जाता है वहां पे रिटन एग्जाम का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग होती है। रिटन एग्जाम इसलिए रखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे स्क्रीन हो जाए वहां से, तो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे स्क्रीन कर रहे, फिर रिटन मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और बहुत ज्यादा स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे ही नहीं, तो मुझे लगता है डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और रेशियो ऑफ रिजेक्शन जो है वो बेसिकली हाई है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर डायरेक्ट इंटरव्यू ही होगा। और ये भी बात मैं कर चुका हूं आपसे कि ये सेम ही पैटर्न आप अडॉप्ट करेंगे रिक्रूटमेंट का। ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर ब्रांच के लिए क्या रख दिया, किसी और के लिए क्या रख दिया। मैनेजमेंट करना अलग अलग हो गया ना, 2 वर्टिकल्स में मैनेजमेंट हो गया कि आप इंटरव्यू भी कर रहे हो पैरेलली, वो कुछ ब्रांचेस के लिए आप रिटन टेस्ट ले रहे हो फिर इंटरव्यू ले रहे हो। तो इसके अंदर फिर आपका ये हो जाएगा कि जैसे ये 3 ब्रांचेस हैं, इसमें से और भी हो सकता है कि और भी कोई ब्रांचेस होंगी, तो ये फिर ये कमेंट कर सकती हैं कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एक था तो सिलेक्शन प्रोसेस भी एक ही होगा। ये नहीं है कि एक नोटिफिकेशन के अंदर जो प्रोसेस जितने भी आपके वैकेंसीज हैं उनका अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। और ये इन्होंने स्ट्रांगली फोकस किया है आपके परसेंटेज पे, स्पेशलाइजेशन पे। तो ये कुछ कारण है मुझे लगता है कि जिससे डायरेक्ट इंटरव्यू आपका होने वाला है। तो सबसे एक वो फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें जो बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या उनको बंद कर देनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन? तो मेरा होगा इसमें जवाब बहुत बड़ी ना, बिल्कुल भी आपको प्रिपरेशन अपनी नहीं करनी है बंद, बिल्कुल चालू रखनी है। देखिए इंटरव्यू हो चाहे ना हो, आपकी प्रिपरेशन आपके साथ रहेगी, आपके काम आएगी। बस हम यहां से सीखते हुए एक चीज कर सकते हैं कि इंटरव्यू, अब आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से भी उस टॉपिक को आप पढ़ें कि इंटरव्यू में इस टॉपिक पे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल जारी रखें
और अपना जो एंगल है प्रिपरेशन का वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, वो अपना इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उन चीजों को देखें, ताकि चाहे कोई भी कंडीशन हो आप हमेशा विन विन साइड में हो। अगर आप वहां पे सिलेक्शन हो जाता है आपका, मतलब अगर आप एलिजिबल माने जाते हैं तो। सो प्रिपरेशन बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है आपको, जस्ट आपको मोड ऑफ काइंड ऑफ और यू कैन से वे ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। सो थोड़ा सा इंटरव्यू में आप अपना जो एप्टीट्यूड है, साइकोलॉजी है, और उसको थोड़ा सा ठीक से अपना रखें। इंटरव्यू में आपको हेल्प मिलेगी उस चीज़ की। थोड़ा सा अपनी हेजिटेशंस के ऊपर काम करें, अगर कोई हेजिटेट करता है तो एक टीचिंग वाला एप्टीट्यूड लेके आए आप। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, मैं कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा हेजिटेशन फील करते हैं तो अपने आसपास के बच्चों को बैठा के पढ़ा ले, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। इट विल हेल्प यू अलॉट गाइस। सो मेरा ये कुछ मेरे ओपिनियंस थे। हो सकता है कि कुछ सहमत हो सकते हैं इस बात से, और हो सकता है कि कुछ सहमत नहीं होंगे इस बात से, बट चलिए। सो ये आज का टॉपिक था आपके लिए, और आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। और कुछ अगर थोड़ा बहुत भी ओपिनियन जो है आप मेरा और आपका मैच करता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर थोड़ा बहुत भी बेनिफिशियल लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर इंफॉर्मेशन के साथ में। तो नेक्स्ट वीडियो का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।